नमस्कार, 5 खबर 5 बड़ी शहर में आपका स्वागत है। आपको बता दें, पहली खबर हरियाणा के मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आबादी 2 करोड़ है और हमारे पास मात्र 60,000 जवान है। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि हिंसा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। सीएम ने कहा कि दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नुकसान को लेकर लोगों से दावा करने की भी सीएम ने अपील की है। तो नूह हिंसा पर गैर जिम्मेदाराना बयान आया है सीएम का, खट्टर का। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की आबादी 2 करोड़ 7 लाख है, हमारे पास सिर्फ 60,000 जवान है, हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। तो नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई। तो आपको बता दें, नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर वहीं आज सीएम खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ 60,000 जवान हैं। और आपको बता दें, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको बता दें, नूह में अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आरोपी की धरपकड़ और शांति के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ साथ 20 कंपनियां तैनात की गई हैं, पुलिस तैनात की गई है और कर्फ्यू भी जारी है। तो कई इलाकों में धारा 144 लागू है। वहीं इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो फिलहाल अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसको लेकर आज तो सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था, उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो वहीं इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ की हैं पूजा, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? पूजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? पूजा, आप सुन पा रही हैं? तो दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, नूह हिंसा पर गैर जिम्मेदाराना बयान आया है सीएम खट्टर का। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 60,000 जवान हैं, हम हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें, नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई है। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं नूह में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। कई इलाकों में नेट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, संसद के मानसून सत्र को लेकर आज 10वें लोकसभा के 10वें दिन भी स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। आपको बता दें, इसको लेकर वे लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसलिए उन्हें सदन में आने से इंकार कर दिया। उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से सांसद PV मिथुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला तब तक सांसद नहीं जाएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति ने स्वीकार कर लिया।
तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसलिए उन्होंने सदन से आने इनकार कर दिया। उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमेपेट से सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्रवाई संभाली है। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला तब तक संसद नहीं आएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर लिया, जिससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद इंडिया के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मणिपुर का दौरा करें और वहां शांति बहाली के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं जिससे पीएम बच रहे हैं। हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे अलग अलग समुदाय से 2 मणिपुर महिलाओं को राज्यसभा के लिए नामांकित करें, ताकि राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की दिशा में सही कदम उठाए जा सकें। तो सांसदों के हंगामे के चलते ओम बिरला नाराज हो गए, जिसके चलते उन्होंने कहा कि सदन में वो नहीं आएंगे जब तक विपक्ष लगातार हंगामा करता रहेगा। तो आपको बता दें, उनकी जगह सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने कार्रवाई संभाली। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिले हैं इंडिया के सदस्य, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और मणिपुर के मामले पे दखल की उन्होंने मांग की। तो विपक्ष के इंडिया के सांसद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। उनसे तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, लगातार सदन की कार्रवाई बार बार स्थिति हो रही है। देखिए दीक्षा, बिल्कुल जिस तरीके से सदन जो है 10वें दिन से लगातार जो सदन की कार्रवाई है स्थगित की जा रही है। बता दें कि 267 का जो नोटिस था उसे देने के बाद भी आखिरकार जो विधायक और सांसद थे जो धरना प्रदर्शन और हंगामा को करते हुए, क्योंकि जो जिस तरीके को जो सदन चल रही थी तो उसको जो है ओम बिरला ने जो है बैकआउट कर दिया है। बता दें कि जिस तरीके से हंगामा देखने को लगातार मिल रहा था, विपक्ष एक तरफ जो है मणिपुर मामले को लेकर जो है पूरी तरीके से हंगामा में जो है पूरी तरीके से दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का कहना है कि मणिपुर मामले पर चर्चा आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। आज जो है द्रौपदी मुर्मू से जो राष्ट्रपति हैं, उसके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे मुलाकात की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री जो है मणिपुर का दौरा करें, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करें। इस तरीके की घटना को देखते हुए, क्योंकि सांसदों का कहना है साफ तौर पर कि इस तरीके की जो बड़ी घटना मणिपुर में हुई है, मणिपुर की घटना को देखते हुए लगातार जो लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर भी जो कार्रवाई चलने की स्थगित की जाती है, क्योंकि कल तक के लिए जो सदन है वो दोबारा से स्थगित कर दी गई है। क्योंकि सबसे पहले जो सांसदों का कहना है कि मणिपुर मामले पर आखिरकार चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो चर्चा है उसको देखते हुए। लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से साफ तौर पर कह रहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। और लेकिन जो गठबंधन है उनका कहना है कि आखिरकार उस तरीके से जो मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, तो उसको आखिरकार क्यों चर्चा पे जो तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार धरना प्रदर्शन कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। जी नितिन, देखा जा रहा है कि आज सदन की कार्रवाई का 11वां दिन था और आज भी विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया। आज भी बंद सदन। तो अगर इसी तरह से सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहेगी तो काम कैसे होगा? देखिए बिल्कुल दीक्षा, जिस तरीके से आज 11वें दिन भी सदन के अंदर जब कार्रवाई शुरू की गई थी तो उसको देखते हुए जो विपक्ष है उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन उनका साफ तौर पे यही कहना है कि आखिरकार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मणिपुर मामले पर चर्चा करें और जो है उसमें बता दें कि आपको लोकसभा के अंदर 2 महिलाओं को जो है नामीकरण कराया जाए। किस तरीके जो मणिपुर में हिंसा हुई है उस हिंसा को देखते हुए कि आखिरकार लोगों में कितना डर का माहौल है, इस तरीके की जो महिलाओं के साथ में अत्याचार किया गया है। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार मणिपुर मामले पर आगे पर जो है सरकार आए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए, वहाँ का जो है दायरा करें, वहाँ जाके लोगों से मुलाकात करें, वहाँ के जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उससे मुलाकात करें। आखिरकार क्यों मुलाकात क्यों नहीं करने का वो कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी लगातार सदन के अंदर जो कार्रवाई थी वो 11वें दिन भी स्थगित करनी पड़ी। लगातार ओम बिरला ने भी जो है अब साफ तौर पर कह दिया, जिस तरीके से सदन चला रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सदन के अंदर हंगामा रहेगा, विपक्ष जो है हंगामा करता रहेगा, वो सदन के अंदर नहीं आएंगे। वो
उन्होंने जो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ओम बिरला ने साफ तौर पे कहा कि मैं जब तक सदन के अंदर नहीं आऊँ, जब तक विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता रहेगा। लेकिन बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो आज वो राष्ट्रपति से मिला, विपक्ष का पूरा गठबंधन जो है राष्ट्रपति से मिला, और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से साफ तौर पर यही कहा कि आखिरकार मुझे जो है सदन के अंदर भी जो है मणिपुर मामले को लेकर चर्चा की जाए। देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं इस तरीके से मणिपुर मामले को लेकर? जब पर चर्चा की बात की जाती है तो चर्चा आखिरकार क्यों नहीं करना चाहते, क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता? देश के प्रधानमंत्री आखिरकार उससे पहले भी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे की भी मांग जो है कांग्रेस कर रही थी, लगातार धरना प्रदर्शन इसको देखते हुए चल रहा था। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग यहाँ पर विपक्ष कर रहा है लगातार। इस तरीके की घटना को देखते हुए जहाँ एक तरफ जो है सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है कि बेटी जो पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना जब हो जाती है उससे पहले देश के प्रधानमंत्री खुद भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की घटना को देखते हुए विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा करता हुआ भी नजर आ रहा है। जी तो नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में खबर चलने के बाद नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस नींद से जागा और नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू की। इस कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंत्री जयवीर सिंह की कार्रवाई की है। दरअसल मंत्री जी की गाड़ी विधानसभा के नो पार्किंग में खड़ी थी, जिस पर प्रशासन ने की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ का यह मामला है जहां पर मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी पर कार्रवाई की गई है। गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी हुई थी, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की है। तो गाड़ी विधानसभा की नो पार्किंग में खड़ी थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, कानून तो सबके लिए बराबर है? जी बिल्कुल, देखिए कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है जयवीर सिंह, उनकी गाड़ी जो है वो नो पार्किंग जोन यानी कि विधानसभा के बाहर खड़ी थी। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने एक अभियान चलाया था, उपेंद्र अग्रवाल ने विधानसभा के आसपास या बीजेपी कार्यालय के आसपास या हजरतगंज के दोनों साइड अगर देखा जाए तो नो पार्किंग जोन निर्धारित किया गया था। उस नो पार्किंग जोन में किसी भी तरीके का कोई भी वाहन नहीं खड़ा हो सकता है, यानी कि ना वो सरकारी वाहन खड़ा हो सकता है और ना ही प्राइवेट वाहन। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनके स्कॉट की गाड़ी है और इनकी खुद की गाड़ी ये नो पार्किंग जोन में आकर के खड़ी हुई, जिसको नगर निगम के द्वारा क्रेन से उठाया गया और उठा करके जो स्थल है, पार्किंग स्थल है, वहां पर ला करके खड़ा किया गया। हालांकि जब ये बात मंत्री जी को पता चली तो काफी नागवारा गुजरी। मंत्री जी ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के जो एसीपी लॉ एंड ऑर्डर है उपेंद्र अग्रवाल, उनसे भी बात की थी, लेकिन मंत्री जी को 1100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा और मंत्री जी को 1100 रुपए का जुर्माना भर करके उनकी गाड़ी उनके सपुर्द की गई। हालांकि ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कानून की जो विधि है यानी कि जो कानूनी जो कार्रवाई है वो सबके लिए बराबर है। ऐसे में 1100 रुपए का चालान उनको जो शुल्क होता है वो जमा करना पड़ा। उसके बाद उनको उसकी जो गाड़ी थी मंत्री जी को सौंपी गई। हालांकि लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अलग अलग तरीके के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में जेसीपी की ओर से जो अभियान चलाया गया है वो नो पार्किंग जोन का, कि लखनऊ के कई जो ये कहा जा सकता है जहां पर यातायात व्यवस्था जहां पर बाधित होती थी वहां पर उन्होंने नो पार्किंग जोन निर्धारित किया। तो ऐसे में अगर कोई भी नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करता है, चाहे वो मंत्री की गाड़ी हो, चाहे वो सांसद की गाड़ी हो, चाहे वो आम जनता की गाड़ी हो, सभी की गाड़ियों का चालान होता है और चालान के साथ साथ उनकी गाड़ियां बाकायदा क्रेन से टोपिंग होकर के जो पार्किंग स्थल है वहां पर लाया जाता है। जी तो आशीष, सवाल ये खड़ा होता है कि खबर चलने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए बेसिकली इससे चीजें क्या रहती है कि जैसे विधानसभा के बाहर है, विधानसभा के बाहर और उसके बगल में बीजेपी कार्यालय, उसके बगल में लोक भवन कार्यालय, वीआईपी मूवमेंट सबसे ज्यादा रहता है। ऐसे में जाम की समस्या भी सबसे ज्यादा वहां पर बनी रहती है। हालांकि इसको लेकर के कई बार जो सोशल मीडिया है या फिर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अखबारों में भी कई बार इसकी खबर छापी गई और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी खबर चली है,
उसके बाद जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की आग खुली और इस तरीके का अभियान उन्होंने चलाया है। ऐसी कई गाड़ियां आज लखनऊ शहर में अलग अलग जगहों से उठाई गई है और उनके जो चालान है वो किए गए हैं। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक के बेटे पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और पैसे न देने पर फायरिंग का आरोप था। इस मामले में 4 साल बाद फर्रुखाबाद न्यायालय ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दोषी पर 23,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जबकि अन्य 2 अभियुक्त साक्ष्य के आधार अभाव में बरी कर दिए गए हैं। तो फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को 5 साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। 4 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया है। तो 4 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को 4 साल की सजा सुनाई गई है। 5 साल की सजा सुनाई गई है। पूर्व सपा विधायक के बेटे को 5 साल की सजा सुनाई गई है और आपको बता दें कोर्ट ने 5 साल की ये सजा सुनाई है। तो 4 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। आपको बता दें जबकि 2 अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। फर्रुखाबाद न्यायालय ने ये मंगलवार को पूर्व विधायक के बेटे पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें पूर्व विधायक के बेटे पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और पैसे ना देने पर फायरिंग का आरोप था। इस मामले में 4 साल बाद फर्रुखाबाद न्यायालय ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपना ये फैसला सुनाया है। न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दोषी पर 23,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि अन्य 2 अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को कोर्ट ने 5 साल की सजा की सुनाई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक के बेटे पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और पैसे न देने पर फायरिंग का आरोप था। इस मामले में 4 साल बाद फर्रुखाबाद न्यायालय ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। तो ये जो मामला है 4 साल बाद दोषी करार दिया गया है। तो 4 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं आगे। कोटाबाग के ग्राम पंचायत ओखलडूंगा में बादल फटने की घटना से लगभग 50 परिवारों के घरों और गौशालों में पानी और मलबा घुस गया। प्रभावित परिवारों के ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में विस्थापित किया गया है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि नैनीताल कृपाल बिष्ट ने बताया कि ग्रामीणों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। वहीं 20 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में शरण लेनी पड़ी है। तो कालाडूंगी में बादल फटने से घरों में पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया गया है। तो इसकी चपेट में आने से 50 परिवार इसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। घरों में पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़ के। मुकेश, क्या जानकारी है? इसकी चपेट में आने से 50 लोगों को घरों में सुरक्षित पानी घुस गया है, क्या जानकारी अभी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, ये कल देर रात से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, तो उस कारण से वहाँ पर बादल फटने की ये घटना हुई और जिसमें 50 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 20 परिवारों को तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे विस्थापित किया गया, क्योंकि वो ज्यादा खतरे की जद में वहाँ पर आ गए थे और पूरा जो वहाँ पर उनके फसलें थी और उनके घर और खलिहान थे, सब में मलबा भर जाने के कारण उनको विस्थापित किया गया है। जी, प्रशासन ने इसको लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की है? जी, मैं आपको बता दूं कि पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर रास्ते खोलने का जो कार्य था अभी सुचारू किया जा रहा है
और जबकि जो वहां पर मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मी हैं, उन लोगों को शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो वहां पर विस्थापित ये 20 परिवार किए गए हैं, उनकी देखभाली पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। तो जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, तो अभी तक 50 परिवार ऐसे हैं। इसके अलावा भी और लोग की संख्या बढ़ सकती है? जी, मैं आपको बता दूं, जो 20 परिवार उसमें हैं, 20 परिवार ज्यादा उस बादल फटने से प्रभावित हुए थे, जिसमें से वहां पर जो घटना की जानकारी है क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने भी ली है, जिसमें शासन को तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। तो जेसीबी के द्वारा वहां पर अभी मलबा हटाने का कार्य चल रहा है, और जिससे कि मार्ग को सुचारू रूप से खोला जाएगा और तभी शासन वहां पर पहुंच पाएगा। जी, खबर ये भी आ रही है गौशाला में भी पानी घुस गया है, तो वहां जानवरों को भी दिक्कत, उन जानवरों को लेकर क्या तरी प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई की है? उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है? जी, अभी तक कोई सुरक्षित स्थानों पर, जो वहाँ के उनके अन्य 21 परिवारों के ग्रामीण थे, उन्होंने अपने जो गौशाला है वहां पर उनको स्थानांतरित किया है, और जो सुरक्षित जगहों पर है वो केवल 20 परिवारों को वहां पर पहुंचाया गया है। तो वहीं मुकेश, ओखलढुंगा में बादल फटने से ये घटना से लगभग 50 परिवारों के घरों में और गौशाला में पानी घुस गया है। तो वहीं प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो लोगों को अभी तक जो दिक्कतें आ रही है, लोगों को खाना पीने की दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए प्रशासन ने अभी तक क्या किया है? जी, मैं आपको बता दूं, जो नैनीताल की जिला यहाँ पर अभी हमारी डीएम बनी हुई है, तो उनको सांसद ने तुरंत निर्देशित किया है कि राशन की किटें और जो भी वहाँ पर दवाइयों की मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, वो तुरंत वहाँ उपलब्ध कराया जाए। जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने तुरंत शासन प्रशासन को दिन में से ही वहाँ पर जेसीबी लगाकर रास्ता साफ करने के लिए बोला है, क्योंकि वो एक पर्वतीय और दुर्गम, अति दुर्गम मार्ग होने के कारण वहाँ पर शासन प्रशासन को भी काफी कड़क मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे ग्रामीणों की पूरी फसल नष्ट हो गई है, उनको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई मुआवजा देने की बात कही है? जी, अभी तक जो क्षेत्रीय सांसद ने वहां पर बोला है कि तुरंत संज्ञान लेकर उनका आकलन किया जाए। तो अभी संभव तो नहीं है, उसमें समय लगेगा, लेकिन आकलन करने के निर्देश वहां पर डीएम वंदना राउत को दे दिए गए हैं। तो वहीं जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई और सहायता प्रदान की गई है? जी, आपको बता दूं, वहां पर अभी जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो एक सुरक्षित स्थान वहां पर भी माना जा रहा है, तो वहां पर उन लोगों को पहुंचाया गया है। और जो वहां पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो और क्षेत्र पंचायत सदस्य हो एवं अन्य जो पूर्व के वहां पर प्रतिनिधि हैं, वो मौके पर हैं, और जो भी जो सुविधाएं उनसे बन पड़ रही हैं, वो हर संभव उनकी मदद कर रहे हैं। तो मुकेश, देखा जाता है कि हमेशा उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन प्रशासन का आश्वासन हमेशा यही रहता है कि तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन बावजूद उसके लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी 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 जी, मैं आपको बता दूं कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम स्थान होने के कारण वहां पर शासन और प्रशासन को भी काफी कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो कल देर रात से बारिश यहाँ पर दिन में तक चली हुई है, तो उससे काफी पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध हैं और बादल फटने की अन्य जगह की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो मुकेश, इसके अलावा कहीं और इलाकों में भी इस तरह की घटना सामने आई है? जी, एक डॉन परेवा के ही निकट में रामनगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है फलौन गांव, जहां पर भी एक ये बातें निकल के आई थी कि कल वहां पर भी देर रात बादल फटा है और काफी जनहानि वहां के लोगों को हुई है। तो वहां के लोगों को तरफ के लिए प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? वहां के लोगों के लिए प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है, क्या मदद की गई है उनकी तरफ? जी, क्योंकि वो सुगम क्षेत्र है, वहां पर प्रशासन द्वारा जो भी वहां पर उनको बन पड़ता है, वो सारा कुछ इंतजाम वहां पर किया हुआ है। वहां पर कोई इस प्रकार की शासन द्वारा कोई परेशानियों का सामना नहीं है। लेकिन जो यह डॉन परेवा वाला क्षेत्र है, यह अति दुर्गम होने के कारण यहाँ पर शासन प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 5 शहर 5 खबरें बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।